गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू दिस टॉपिक। आज के टॉपिक क्या हम लोगों के क्वेश्चंस, ठीक है। यानी जो भी हमने वीडियो में आपको पढ़ाया है एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, किसके एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, डाइजेशन के बारे में, किस तरीके से कैसे डाइजेशन होता है, किस ऑर्गन से कौन से एंजाइम निकलते हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं उसके बारे में जो हमारे पेपर में आ सकते हैं। आपको ही पता है, देखो मॉडर्न ज़माना हो गया है। एमसीक्यू लोग पूछते हैं जहाँ तक बच्चों को नॉलेज, बच्चों के अंदर कितना क्या नॉलेज है ये पता करने के लिए। तो कुछ जो मैंने देखिए जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं एनसीईआरटी से बनाए हैं और उसके सामने उसके पेज नंबर लिखे हैं कुछ में, और कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो नीट में आए हुए हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा कि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। इसी तरीके से जैसे मैं एक एक चैप्टर कवर करूँगा और उसके क्वेश्चन आपको मैं आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं जो नीट 2017 में पूछा गया। क्या पूछा गया था? अ बेबी बॉय इज़ 2 ईयर इज़ एडमिटेड टू प्ले स्कूल। मतलब अ बेबी, एक छोटा बच्चा है जो 2 साल का है, वो प्ले स्कूल में एडमिट किया गया एंड पास थ्रू अ डेंटल चेकअप, और उसका डेंटल चेकअप के लिए भेजा गया। द डेंटिस्ट ऑब्जर्व दैट द बॉय है 20 टीथ। तो डॉक्टर ने क्या देखा, जो डेंटिस्ट होते हैं यानी दांतों के बारे में जो जानकारी रखते हैं या जो इलाज करते हैं, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि बच्चे के अंदर केवल 20 टीथ हैं यानी 20। तो विच टीथ वर एब्सेंट, कौन सा टीथ एब्सेंट है। तो हमने टीथ जब पढ़ाया था आपको पीछे स्लाइड में, तो उसमें बताया था बच्चों का फॉर्मूला और अडल्ट का फॉर्मूला। तो 2102 अपॉन 2102 ये होता है छोटे बच्चों का फॉर्मूला। पहले इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर और फिर मोलर। तो देखिए यहाँ पे इंसीजर पे 2 है तो ये तो हो नहीं सकता ऑप्शन में। कैनाइन में 1 है, ये भी नहीं हो सकता। प्रीमोलर में 0 दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रीमोलर। याद रखिएगा इसको। तो वही 2017 में क्वेश्चन आया था कि छोटे बच्चों का दांत का सूत्र क्या होता है। देखिएगा फॉर्मूला याद होगा तभी क्वेश्चन कर पाओगे। तो मेन चीज़ फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। छोटे बच्चों में फॉर्मूला लगेगा वो 2102 अपॉन 2102 लगेगा, तभी आप आंसर निकाल पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रीमोलर, यानी उसके अंदर जो प्रीमोलर दांत हैं वो एब्सेंट रहेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? विच हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट। हाँ, इससे पीछे वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें एनसीईआरटी का एक पेज का फ़ोटो खींच के लगाया था। उसमें देखिएगा पैनक्रियाटिक जूस में मैंने हार्मोन का नाम लिखा है। तो कौन कौन हार्मोन था? क्या वो चोलेक्साइटोकाइनिन बोल दो या सिक्रेटिन बोल दो, या फिर को किलोसिस्टोकाइनिन, अभी चोलीसिस्टोकाइनिन, जो आपको अच्छा लगे वो बोल दो। दोनों तरफ से मैंने बोल दिया है। एंड सिक्रेटिन, ये दोनों हार्मोन पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइमरी डेंटेशन इन ह्यूमन डिफर फ्रॉम परमानेंट डेंटेशन इन नॉट हैविंग वन ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टीथ। मतलब वही क्वेश्चन है, बोल रहा है कि परमानेंट टीथ में 32 दांत रहते हैं, ठीक है। प्राइमरी डेंटेशन यानी छोटे बच्चों वाले दांत। अब फॉर्मूला देखो फिर यूज़ करना पड़ेगा, देखते हैं फॉर्मूला लिख के। 2102 अपॉन 2102 ये फॉर्मूला हो गया छोटे बच्चों का, ठीक है, यानी प्राइमरी डेंटेशन। अब किस में डिफर बोल रहा है? परमानेंट डेंटेशन। अब परमानेंट डेंटेशन फॉर्मूला देखते हैं। 2123 अपॉन 2123। तो ये देखिए इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो प्रीमोलर में 0 है यहाँ पे, प्रीमोलर में 2 दिए गए हैं, तो इसमें भी आंसर प्रीमोलर ही आ जाएगा। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, बस छोटे बच्चों का फॉर्मूला और अडल्ट का फॉर्मूला याद रखिएगा, हो जाएगा काम। तो इसमें भी आंसर हमारा प्रीमोलर आ जाएगा, ठीक है। 2015 में पूछा गया था, क्वेश्चन सेम था पहला और तीसरा, लेकिन उसको घुमा दिया गया है। आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है, उसके बेस पे क्वेश्चन हो जाएगा। हर बार टीथ से क्वेश्चन आता है, 3 को डोंट, 5 को डोंट, ये भी थोड़ा देख लेना।
इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन इज कैरीड आउट बाई। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था नीट में कि मिल्क का डाइजेशन पहला स्टेप कौन करता है, तो रेनिन। रेनिन एंजाइम स्टोमक में पाया जाता है। जो छोटे बच्चों में यानी वो खाना जो खा नहीं पाते हैं उनके अंदर रेनिन ज़्यादा मात्रा में होता है, तो वो उसको डाइजेस्ट कर देते हैं फिर वो मिल्क को। और ह्यूमन की बात करें तो उनमें ज़्यादा तो नहीं, कोई एक गिलास दूध पीते हैं तो उसको कम अमाउंट पर रेनिन निकलेगा। तो मेरा कहने मतलब ये है मिल्क का डाइजेशन होता है वो रेनिन द्वारा होता है। ठीक, ये भी मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया है। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस आर ट्रिप्सिनोजिन प्रोटीन तोड़ेगा, लाइपेज फैट के लिए, अमाइलेज ये स्टार्च है जो भी कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च बचेगा वो, और प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज इसमें प्रोटीन लगा है। तो ये भी देखिएगा। आगे देखते हैं 6 क्वेश्चन। नेम द सब्सटेंस मेड फ्रॉम ग्लूकोज विच इज सिंथेसाइज्ड एंड स्टोरेड इन द लिवर। तो लिवर में एक सब्सटेंस है जो सिंथेसिस करता है और स्टोर रखता है, वो है ग्लाइकोजन, यानी जो ग्लूकोज को मेंटेन रखता है। ठीक है, और हार्मोन भी निकलता है इसमें, ग्लूकागॉन, इंसुलिन। तो ये याद रखिए। तो लिवर के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा, पीछे वीडियो में बताया है। आगे देखते हैं 7। 2 फ्रेंड्स आर ईटिंग टुगेदर ऑन डाइनिंग टेबल। 2 दोस्त हैं, डाइनिंग टेबल बैठे हैं और खाना खा रहे हैं। वन ऑफ देम सडनली स्टार्ट कफिंग। पहला है उससे अचानक खांसी होने लगती है। वाइल swallowing सम फूड, खाना को निगलने के समय। दिस कफिंग वुड बी ड्यू टू इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, मैंने आपको बताया है शायद पहली या दूसरी वीडियो में सेकंड पार्ट में एपिग्लोटिस और ग्लोटिस के बारे में। तो एपिग्लोटिस क्या होती है, एक ढक्कन होता है गले के जहाँ ट्रैकिया और फायरनेक्स रखो, फायरनेक्स है वहाँ पे 2 रास्ते निकले होते हैं। ठीक है, वी शेप मान लो। पहला रास्ता है कहाँ, विंड पाइप यानी हवा जाने के लिए, दूसरा रास्ता है ईसोफेगस खाना जाने के लिए। तो यहाँ पे ये एपिग्लोटिस ढक्कन लगा होता है, जब खाना आता है तो एपिग्लोटिस ढक्कन बंद हो जाता है। ठीक है, तो यही बोला गया है। उस समय बच्चे वो दोनों लड़के बातें कर रहे होंगे, तो बातें करने के चक्कर में जो खाना ओसोफेगस में न जाकर इसमें विंड पाइप में चला गया और एपिग्लोटिस ढक्कन थोड़ा बात करने के चक्कर में गड़बड़ा गया और उसको खांसी आने लगी। तो पानी पिलाते समय ठीक हो जाता है। कभी कभी इसलिए लोग कहते हैं, पुराने लोग, दादी बाबा लोग, कि जब भी खाना खाओ तो शांति से खाओ। अगर नहीं खाओगे तो ये उस समय लोग जानते नहीं थे, वो आप समझ गए। एपिग्लोटिस और ग्लोटिस का लफड़ा रहता है गर्दन में वो नेक मान लो या फिर फार्नेक्स के पास मान लो। इसकी वजह से हमारा ये वाला एपिग्लोटिस एक ढक्कन होता है जो रोकता है खाने को विंड पाइप में जाने से। ठीक है, तो इसलिए खांसी होने लगी थी। 8 क्वेश्चन आते हैं। पाइलोरिक कंस्ट्रिक्शन इज द पोर्शन बिटवीन। मैंने बताया था, देखो स्टोमक के बारे में जब पढ़ाया था तो उसमें है, देखिए हम आपको दिखाते हैं कैसे। स्टोमक कितने पार्ट थे, पहला जिसे क्या कहते थे, कार्डियक। ठीक है, दूसरा जिसे कहते थे फंडस, क्या फंडिक बोल दो या फंडक बोल दो। ठीक, अब तीसरे पे आते हैं। तीसरे को हम क्या कहते हैं, तीसरे को हम पाइलोरिक कहते थे। क्या, तीसरे को कहते थे पाइलोरिक। ये 3 पार्ट हैं जो स्टोमक में पाए जाते हैं। तो वही पूछा गया है, ये तीसरा वाला पार्ट है जो ये किसके पीछे मिलेगा। तो सीधी सी बात है, स्टोमक का सबसे लास्ट वाला पार्ट पाइलोरिक है। तो यानी स्टोमक हो गया। और इसके बाद कहाँ खुलता है ये, तो वो खुलता है ड्यूडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको, ये स्टोमक और ड्यूडेनम। ठीक है, तो वो आप लोग लगा देना। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9th क्वेश्चन। मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड आर। देखो छोटे छोटे बच्चों को पता होता है कि खाने में क्या क्या होता है। तो C फॉर कार्बोहाइड्रेट, P फॉर प्रोटीन, F फॉर फैट, V फॉर विटामिन, M फॉर मिनरल। NCERT का पेज नंबर 257। NCERT का पेज नंबर 257 में लिखा है, आप लोग पढ़ेंगे कि सेम यही लाइन कि मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। और ये भी लिखा है उसके बाद में विटामिन और मिनरल्स ये कम मात्रा में लिए जाते हैं। 10th क्वेश्चन देखते हैं। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, यानी वो प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स मतलब एक जटिला यानी बड़ी रोटी का टुकड़ा, सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, और उस बड़ी रोटी के टुकड़े को हम जब मुंह में लेते हैं वो छोटे टुकड़ों में बदल देता है। इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। छोटे टुकड़ों में क्यों बदलता है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं।
एलिमेंट्री कैनाल बिगेन विद द एंटर ओपनिंग। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ से लेके एनस तक होती है। तो एंटीरियर ओपनिंग इसकी क्या हो जाएगी, माउथ। पोस्टीरियर ओपनिंग क्या हो जाएगा, एनस। ठीक है, तो वही पेज नंबर 257 में ये चीज़ लिखी है, तो याद रखना। एलिमेंट्री कैनाल ओपनिंग माउथ से है और एंडिंग एनस से है। ये आंसर हमने यहाँ इंडिकेट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट जॉ। ये भी देखिए पेज नंबर 257, जहाँ टीथ के बारे में बताया गया है एनसीईआरटी के। और मिल जाएगा क्या चीज़, वो दांत जो सॉकेट जॉ यानी एक सॉकेट होता है उसमें धसे रहते हैं, उस टाइप को हम क्या कहते हैं, थीकोडेंट। ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टंग इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। टंग है एक ऊपर नीचे करने से आराम से मूव कर जाती है, मस्कुलर मसल से बनी हुई ऑर्गन है। अटैच टू द फ्लोर, एक फ्लोर नीचे अटैच रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेनुलम। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, मैंने देखा भी है। ये पेज नंबर 258 मिल जाएगा एनसीईआरटी के, जहाँ तक क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बने हैं। तो याद रखना, जो टंग है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जो अटैच रहती है ओरल कैविटी को, किससे, फ्रेनुलम से। नेक्स्ट, द ईसोफेगस एंड द ट्रेकिया ओपन इनटू द फार्नेक्स। तो अभी पीछे जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको बताया था कि ओशिफेगस है एंड द ट्रेकिया दोनों कहाँ खुलते हैं, फार्नेक्स में। ठीक है, आगे देखते हैं। द कार्टिलेजिनियस फ्लैप, वही जो ढक्कन की बात मैं कर रहा था, उसमें जो खाना ना चला जाए विंड पाइप में, तो उसका ही नाम पूछा गया है। जो एनसीईआरटी में लिखा है कार्टिलेजिनियस फ्लैप होता है, उसे एपिग्लोटिस कहते हैं। विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड, विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड मतलब वो रोकता है कि खाना विंड पाइप में ना चला जाए। कौन रोकता है, एपिग्लोटिस। और सेकंड वाले में कहाँ रोकता है कि एंट्री फूड इनटू द ग्लोटिस, जो इस ग्लोटिस में चला है, वही ग्लोटिस मतलब ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, यानी ट्रेकिया की ओपनिंग को ग्लोटिस कहते हैं। और इसके ऊपर इपी लग गया तो ग्लोटिस का ढक्कन हो गया एपिग्लोटिस। ठीक है, 15 से 16 पे क्वेश्चन देखते हैं। नेम द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। क्या, नेम द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ओसिफेगस टू रेक्टम बस इज 4 लेयर। एनसीईआरटी की लाइन है पेज नंबर 59 में। वो 4 लेयर का नाम बताना जो एलिमेंट्री कैनाल है वो ओसिफेगस से टू रेक्टम के बीच में पाई जाती है। कौन, सेरोसा, देखिए सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। इसे याद कर लो, सिम सिम। एस फॉर सेरोसा, एम फॉर मस्कुलरिस, इसमें सबम्यूकोसा और म्यूकोसा ये लेयर होती हैं जो स्टोमक में पाई जाती है, यानी ओसिफेगस से रेक्टम के बीच में जो 4 लेयर पाई जाती हैं वो अगर किसी डिलीवरी ऑपरेशन होगा तो ऑपरेशन के टाइम ये 4 लेयर यानी 3 लेयर तो मैक्सिमम काटी जाएंगी, उसके बाद में आगे प्रोसेस हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेयर्स फ्रॉम इरेगुलर फोल्ड, द लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड्स से रिजाई भी कहते हैं, इन द स्टोमक में पाई जाती है। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन लाइक फोल्डिंग, देखो एक लेयर है जो इरेगुलर फोल्ड होती है जिसे रिजाई कहते हैं, जो स्टोमक में पाई जाती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फिंगर लाइक फोल्डिंग होती है, फोल्डिंग पाई जाती है इंटेस्टाइन में, उससे हम क्या कहते हैं, विलाई। 18 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, तो सलाइवरी ग्लैंड्स, टैलिन एंजाइम निकलता है जो माल्टोज यानी स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। सबसे पहला डाइजेशन हमारा माउथ में होता है जहाँ सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। दूसरा लिवर, सबसे बड़ा ऑर्गन है, बताया था आप लोगों को। तीसरा पेनक्रियास, जहाँ से एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों पाई जाती हैं, जो पेनक्रियास एंडोक्राइन है और एक्सोक्राइन दोनों है। ठीक है, इसमें भी काफ़ी चीज़ों में डाइजेशन होता है, इसमें इंसुलिन और ग्लूकोजीन हार्मोन निकलते हैं। तीसरा, ये तो बताएं ऊपर 19th वाला, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, वेट अबाउट, वेट कितना है इसका, 1.2 से 1.5 kg इन एडल्ट ह्यूमन। तो सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है ह्यूमन में, वो है लिवर। 20 क्वेश्चन देखते हैं। तो डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, जो पीछे वीडियो में बताया मैंने, गॉल ब्लैडर की डक्ट और लिवर की डक्ट क्या कहते हैं, पेनक्रियास की डक्ट को क्या कहते हैं। तो अभी क्वेश्चन केवल यही है कि गॉल ब्लैडर की डक्ट को क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं सिस्टेटिक डक्ट। ठीक है, ये लिखा है सिस्टेटिक डक्ट। क्लास, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम लोग सेल के ऊपर बनाएंगे, फिर उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो सेल में क्या है, काफ़ी बच्चों को ना अभी ये नहीं पता है कि सेल के कंपोनेंट क्या क्या हैं। तो चार्ट के रूप में मैं आपको बताऊंगा सेल में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
किस तरीके से सेल में न्यूक्लियस आएगा, कैसे उसमें साइटोप्लाज्म आएगा, कैसे उसके इंक्लूजन बॉडी आएंगी, कैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू क्लास, बेस्ट ऑफ लक। और ये ज़रूरी सूचना ये है कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, सेल के बारे में। किसके बारे में, सेल के बारे में, जिसमें हम लोग सेल क्या होती है, सेल थ्योरी क्या है, किसने डिस्कवर की, और काफ़ी बच्चों को नहीं पता है कि सेल का ओवरव्यू क्या है। यानी सेल को 3 भागों में बांटेंगे, सेल कवरिंग, वैक्यूल, प्रोटोप्लाज्म। सेल कवरिंग में सेल वॉल आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगी, ठीक है, और वैक्यूल आएगा, प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म आएगा, न्यूक्लियस आएगा, फिर साइटोप्लाज्म क्या क्या आएगा, सेल ऑर्गेनेल्स आएंगे, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ईआर, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, माइक्रोबॉडीज, सीलिया, राइबोसोम्स, ईटीसी। ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। किसके हेल्प से, एक चार्ट के हेल्प से। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा सेल, ठीक है, क्या, सेल। इसमें हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ सेल। कैसे देखेंगे, एक बार बता देते हैं। देखो, ये है सेल, इसको 3 भागों में बांटेंगे। कितने, 3। पहला सेल कवरिंग, ठीक है, क्या, सेल कवरिंग। दूसरा क्या होगा, वैक्यूल, ठीक, और हमारा तीसरा क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म, क्या, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। इस तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरीके से फिर इसको हम सेल कवरिंग को डिवाइड करेंगे, ठीक, ईच पार्ट्स को हम डिवाइड करते हुए चलेंगे। मैं कहने का मतलब जो भी हम इसको समझेंगे वो चार्ट के जरिए समझेंगे, चार्ट के। और अब अभी तक आप लोगों ने कैसे पढ़ा होगा, सिंपल सेल को ख़त्म कर दिया, माइटोकॉन्ड्रिया मिल गया उसको ख़त्म कर दिया, एनर्जी मिल गई उसको ख़त्म कर दिया, तो क्या वो बच्चे कन्फ्यूज़ हो गए हैं। लेकिन जो अपनी जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें चार्ट के जरिए हम लोग समझेंगे किसको, सेल को, ठीक है बच्चों।